हाँ जी, लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था लास्ट टाइम, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जो लेक्चर मिस कर दिया था जिसने, अब जिसको रिवाइज करना उसके लिए। ठीक है, तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी कवर किया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, मैं एक बार फटाक से आपको बता देता हूँ। ठीक है, सारा का सारा। तो आपने अगर लेक्चर मिस भी किया था तो आपका कवर हो जाएगा। हमने हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था सबसे पहले विथ इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, जो मैं आपके लिए ओपन कर देता हूँ एक बार। यहाँ से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था आपका सिलेबस एंड वेटेज। ठीक है, ये सारा वेटेज आप देख सकते हैं। चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है हमने। फर्स्ट 4 चैप्टर्स आई कैन सी 14 से 20 मार्क का वेटेज। नेक्स्ट 5, 6, 7 14 से 20 मार्क्स का वेटेज। 8, 9, 10, 11 आई कैन सी वेटेज थोड़ा ज़्यादा है सर, 25 से लेकर 30 मार्क। फिर LLP जो फाउंडेशन में छपरी सा माना जाता था 6 मार्क का, वो यहाँ पे डबल हो चुका है 12 मार्क का। एंड उसके बाद अदर लॉस, उसका भी वेटेज हमने लिख रखा हुआ है। हम ओवरऑल अगर बात करें आपके सामने तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस 70 मार्क्स और यहाँ से लेके यहाँ तक इस 30 मार्क्स। ठीक है, और मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट स्टेटमेंट ही मार रहा हूँ कि ये पूरे इंडिया का वीक है, पूरे इंडिया का। ठीक है, अदर लॉस आपका कोई सीनियर है उससे बात कर सकते हो, आपको बता देगा। इसको सब छोड़ के जाते हैं। ठीक है, कंसिडर टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो हमको अभी से पता होना चाहिए कि सर जो ऊपर का पार्ट है ये वाला, ये पूरे इंडिया को आता है। तो अगर आपको भी आता है या आपने मुझसे भी पढ़ा हुआ है तो आपने कुछ उखाड़ नहीं लिया, पर जो नीचे के 3 चैप्टर है वही गेम है सर। ठीक है, विच इज़ अदर लॉस। करेंगे उसको अपन बहुत ज़्यादा अच्छे से, ऐसा ट्राई करेंगे कि हमारा इंडिया में सबसे अच्छा वो तीनों टॉपिक। ठीक है, आएगा तब की बात है। फिर थोड़ा और बात करूं मैं आपके सामने, अगर आई गेस शायद पता होगा, मैं फिर भी वापस बता देता हूं। आपका 70 मार्क्स का पेपर आपका थियोरेटिकल होता है जो आपको लिखना होता है, एंड 30 मार्क का आपका MCQ होता है। और ये MCQ वो नहीं है जैसे आपके फाउंडेशन लेवल में आते थे। ठीक है, 1-2 लाइन दे दी, फिर 4 ऑप्शन दे दी, ABCD टिक मारो आगे बढ़ो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-1, 2-2 पेज के केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे जिसको पूरा पढ़ के आपको MCQ का आंसर देना होगा। सो यहाँ भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, इट इज़ नॉट ईजी मार्क्स। ठीक है, आई वुड रादर से ये ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है कंपेयर टू आपका 70 मार्क्स। इसमें आपके कंसेप्ट ज़्यादा चेक होते हैं। ठीक है, तो अगेन उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। हम आपको जो नोट्स देंगे उसके अंदर ऑब्वियसली हमने 450 MCQ कवर करे हुए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ में कर लेंगे। द चैप्टर दैट वी विल स्टार्ट विद इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स। यहाँ से मैं हर बार यहीं से स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो इसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज CA बन के ऑडिट करना। ठीक है, ये वेटेज भी आई कैन सी अच्छा खासा है सर इन 4 चैप्टर्स का, और ये सेम टॉपिक आपको ऑडिट में भी आता है जो आपका ग्रुप 2 में सब्जेक्ट है। तो वहाँ भी आपके सेम कंसेप्ट वापस रिपीट होंगे, तो एक जगह पढ़ेंगे 2 जगह काम आएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग विथ। एंड आपने अगर फाउंडेशन मुझसे पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने फाउंडेशन के अंदर सेक्शंस याद किए थे। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर की बात करूं मैं, अगर हमने सारे सेक्शन याद करे थे, 23 सेक्शंस थे सब के सब। अब हम इंटर में आ चुके हैं तो सिर्फ सेक्शन से काम नहीं चलेगा सर, हमको सेक्शन याद करना है, हमको सब सेक्शन याद करना है, हमको क्लॉज याद करना है, हमको सब क्लॉज भी याद करना है। जो लोग ऑलरेडी लेक्चर में बैठ चुके हैं उनको याद हो चुका है। आप लोग नहीं बैठे थे फॉर वॉट एवर रीजन्स, जूम पे थे, ऑनलाइन थे, एंड रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो भी है, विल इंश्योर कि आज से फर्स्ट लेक्चर से हम ये सब याद करना स्टार्ट कर दें, और याद होगा, दैट इज माय गारंटी। ठीक है, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्लास के नोट्स के अंदर, और उसको लिखा हुआ है तो काफी सारा टाइम सेव होगा। रिस्पेक्ट टू डिस्कशन, एक बार देखे थे इसको, वही है जो हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है, वही सेम चीज़। ठीक है सर, क्या लिखा हुआ है आपका? ब्रेकअप ऑफ द होल सब्जेक्ट विच इज़ बेसिकली कंपनीज एक्ट 11 चैप्टर्स, उसके अलावा LLP 1 चैप्टर, ऑब्वियसली दोनों मिला के बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि वी नो दिस ऑलरेडी, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, कंपनीज एक्ट और LLP, जिसमें कंपनीज एक्ट की बात करें 11 चैप्टर्स हैं। 11 में से उसका भी डिवीजन करके दिया मैंने आपको, पहले 10 चैप्टर्स, सेक्शन की लिस्ट 1 से 148, फिर एक 22nd चैप्टर है
अपने सिलेबस का नहीं, कंपनीज एक्ट के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 22nd चैप्टर, जिसके सेक्शन मैंने वापस लिखे हुए हैं 379 से 393। अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट लॉ वी हैव अदर लॉज, हम डिस्कस कर चुके, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड फेमा। ओके, उसके अलावा ये 1 से लेके 148 जो हमने लिखा है यहाँ पे, आपको सेक्शन का लिस्ट बताया, ये उसका ब्रेकअप है, ये रहा। चैप्टर 1 के अंदर 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, नाम प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से स्टार्ट होगा, 22 तक जाएगा, नाम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। 10वें चैप्टर तक दिख रहा है मुझे 148 तक, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये रहा। और फिर लास्ट वाला अलग से है, मैं आपके लिए वहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ये रहा सर, ठीक है, 22nd चैप्टर। सर नाम क्या है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आपने फाउंडेशन पढ़ा था, एक कंपनीज एक्ट के अंदर टॉपिक था फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42, याद होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, अगर मुझसे पढ़ा होगा तो, मुझसे नहीं पढ़ा होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा और डिस्कशन है। ओके, ये रहा यहाँ पे सी। बी के अंदर हमने आपको डायरेक्टली मना कर दिया कि अगर आप कंपनी के ऑफिसर हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। आपको दिख रहा होगा सी के नाम से कि इसमें हमने मना करा इनडायरेक्टली। सपोज मैं नहीं कर सकता तो मेरा रिलेटिव भी नहीं कर सकता, इन द सेंस मेरे से कनेक्टेड वाला भी नहीं कर सकता। तो पॉइंट क्या बोलता है? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो जो ऊपर बी पॉइंट था ना, वो तो एज इट इज नीचे आ गया, देख चेक कर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो एज इट इज नीचे आ गया। अब इनसे जो कनेक्टेड है, ठीक है, रिलेटेड, वो भी नहीं कर सकते। तो पॉइंट क्या हो गया? पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑफिस से समझ में आया नहीं बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पहली बार पढ़ो तो। हम इसको इजी बनाते हैं सर। देख, सपोज को नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी, बीच में ऑफ है, ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहा है। तो ये अलग साइड है और ये अलग साइड है। अब दुनिया में केसेस बन कितने सकते हैं? तो लॉजिकली सोच, एक बन सकता है ए प्लस सी, पार्टनर ऑफ ऑफिसर। एक बन सकता है ए प्लस डी, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय। एक बन सकता है बी प्लस सी, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर। और एक बन सकता है, सुनने में अजीब लगता है, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, बी प्लस डी। दुनिया में 4 ही केस तो बन सकते हैं। 141 के अंदर, सब सेक्शन 3 के अंदर, क्लॉज सी के अंदर 4 ही केस तो बन सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है पार्टनर और एम्प्लॉय, राइट हैंड साइड दिया हुआ है वही जो ऊपर लिखा था ऑफिसर एम्प्लॉय। तो ए बी सी डी के अंदर ए प्लस सी हो सकता है, बीच में ऑफ कनेक्ट कर रहा है, ए प्लस डी हो सकता है, या बी प्लस सी हो सकता है, बी प्लस डी हो सकता है। सो इजी इट इज। बिना क्वेश्चन के समझ में आ ही नहीं सकता सर, किसी को भी नहीं आ सकता, मुझे भी नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था इसको, आज से 11 साल पहले। तो हम यहाँ पे आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले बी के क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपनी ए लिमिटेड, प्रपोज ऑडिटर मिस्टर एक्स, सी प्लस यूपी वाला, एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड। फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए सर, डायरेक्टर मतलब तो ऑफिसर होता है। और 141 का 3 का बी बोल रहा था ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड। तो हमें और अभी से आंसर पता है। देख, हम यस और नो में मेहनत नहीं कर रहे, वो तो सब कर सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं 141 3B के अंदर। तो ट्राई ये रहना चाहिए आपका कि आपको अभी से सब कुछ याद हो जाए। आंसर पे आते हैं, ये रहा। नो बीइंग ऑफिसर ऑफ ए लिमिटेड मिस्टर एक्स इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 3B। ओके, सेकंड पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन, दिमाग वाला। कंपनी ए लिमिटेड, प्रपोज ऑडिटर मिस्टर एक्स, सी प्लस सीओपी, एक्स वॉज अ डायरेक्टर, मतलब ऑफिसर था, पर 2 साल पहले था। क्या अभी अपॉइंट हो सकता है? अरे हाँ, हमने लॉ में क्या पढ़ा सर, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। हमने ऐसा क्या पढ़ा कि कभी भी कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मतलब कोई पुराना था, अगर अब वो अपॉइंट होना चाहता है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? तो आंसर देख, yes, as qualification and disqualification auditors are to be considered as on date of appointment. As X is not a director as on date of appointment, so X can be appointed as auditor of A Limited. बहुत ही आसान।
3, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें दिमाग है. सर कंपनी ए लिमिटेड, मिस्टर एक्स सी प्लस सीओपी is manager of A Limited. X is a partner in a partnership firm XYZ and company. In XYZ and company, there are 3 partners X, Y, and Z. All are CA in practice. Can XYZ and company be appointed as auditor of A Limited? ऐसा उसने क्वेश्चन बना के मुझे दिया. तो देख, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, कोई बात नहीं. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस कि सर एक कंपनी है A Limited करके, इसका एक मैनेजर है मंजे ऑफिसर, वो इज मिस्टर एक्स. ओके सर, ये एक्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है. पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई जेड एंड कंपनी, मतलब पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर ये पार्टनर है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म, ये क्या ये इसका ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कितना ज्यादा ऑब्वियस है सर. व्हाट वी नो ऑलरेडी राइट नाउ इज ये नहीं कर सकता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 141(3)(b) के अंदर. आपसे इतना ध्यान रखना, ही इज लाइक अ वायरस. जो बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ वो वायरस है, मतलब वो जहां जहां भी होगा वो सब डिस्क्वालीफाई होते रहेंगे. तो मिस्टर एक्स जहां पे पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब ये ऑडिट नहीं कर सकता. ठीक है, एक ही वर्ड ध्यान रखना, ये मुझे चैप्टर के एंड तक काम आएगा, वायरस. कि अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाइड है तो वो जहां जहां भी है वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ठीक है, तो आंसर पे आते हैं. नो. इफ एनी पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी क्लॉज, then the whole partnership firm will be disqualified under the same clause. Hence, Mr. X is personally disqualified under section 141(3)(b) due to personal disqualification of Mr. X. The whole partnership firm XYZ and company shall be disqualified under 141(3)(b. अच्छा क्वेश्चन था. फिर हम बात करते हैं सर सी की. ये रहा आपका सी. एक और क्वेश्चन दिख रहा है, वो भी कर लेते हैं. Mr. X, CA plus COP is a manager of B Limited. B Limited is a subsidiary company of A Limited. Can X be appointed as auditor of A Limited? हाँ, कहाँ दिक्कत है सर? हमने ऐसा पढ़ा ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ऐसा कहाँ पढ़ा? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, नहीं कंपनी पढ़ा. तो यहां पे क्या हो रहा है, एक्स मैनेजर है, मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए. ये बी लिमिटेड के अंदर मैनेजर है. हम क्या बोल रहे हैं सर, बी लिमिटेड ए लिमिटेड का सब्सिडरी है. एंड नॉट व्हाट वी आर स्टडीइंग इज सर, क्या ये मिस्टर एक्स जो है वो ऑडिट कर सकता है इसका? आई गेस वी ऑल नो कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी. ए लिमिटेड अलग है, बी लिमिटेड अलग है. और हमारा लॉ मेकर ने हमको क्या पढ़ाया वहां पे, ओपन करता हूं आपके लिए, ये रहा सर. ऑफ अ कंपनी, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता. तो ये तो अलग कंपनी है सर. देख, यस, एज ही इज नॉट द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए लिमिटेड, सो डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 141(3)(b विल नॉट अट्रैक्ट. सी की बात हमने स्टार्ट कर दी. सी का पॉइंट वापस पढ़ लेते हैं एक बार. ये रहा सर, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ठीक है, वेरी डिफिकल्ट बोलने में, बट हम उसको बहुत आसान कर देंगे. ठीक है, लॉजिक बता दिया मैंने आपको कि सर बी के अंदर हमने आपको डायरेक्टली मना करा था, सी के अंदर हमको इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि इनसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो भी ऑडिट नहीं कर सकते. और 4 केस बन सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका. 3 क्वेश्चन है नीचे, देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा. ठीक है, कंपनी ए लिमिटेड. ओके सर, मिस्टर एक्स सी प्लस सीओपी से डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड. तो ए लिमिटेड का एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स. ओके, आगे बढ़ने से पहले यहां तक समझ लेते हैं कि मिस्टर एक्स इज डिस्क्वालिफाइड अंडर 141(3)(b क्योंकि वो ऑफिसर ऑफ द कंपनी है. तो अभी तक इतना मुझे पता है. ओके सर, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर ऑफ मिस्टर वाई इन अ पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई इन कंपनी. तो मिस्टर एक्स एक्स वाई एंड कंपनी के अंदर पार्टनर है, जिसके अंदर 2 लोग हैं, एक एक्स है और एक वाई है. तो एक्स डिस्क्वालिफाइड है, हमको ऑलरेडी पता है. एक्स वाई एंड कंपनी डिस्क्वालिफाइड है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों 141(3)(b में था. हम बात कर रहे हैं वाई की. इसका बताओ सर. ये डिस्क्वालिफाइड पढ़ चुके, ये डिस्क्वालिफाइड पढ़ चुके, दोनों 141(3)(b में डिस्क्वालिफाइड था. सर वाई का बताओ आप. तो आपको फटाक से कहना चाहिए
कि सर मैं आप लिखता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप ऑनलाइन देख रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, क्लास में लिखा नहीं था मैंने। वाई इज पार्टनर ऑफ ऑफिसर, वाई इज पार्टनर ऑफ एक्स एंड एक्स इज द ऑफिसर। तो सर आपको नहीं लगता A प्लस सी इन्वोक हो गया, पार्टनर ऑफ ऑफिसर। कितना सिंपल है, ठीक है। इम्पॉसिबल बिना क्वेश्चन के इसको समझ पाना लॉजिकली, तो ठीक है, रट्टा तो मार सकते हैं, लॉजिकली इम्पॉसिबल समझना तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है। आंसर पे आते हैं। नो बीइंग पार्टनर ऑफ मिस्टर एक्स विद द ऑफिसर ऑफ ए लिमिटेड मिस्टर वाई इज डिस्क्वालिफाइड। ओके सर, नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ लिखा है मैंने, उसको रब कर देता हूं, हम फ्रेश स्टार्ट ही करते हैं। ओके, what will be answering the above 27 if Mr. Y is also a partner in partnership of PQR and PQR is a proposed auditor। मां कसम घुमा रहे अपन को सर, मैं आपके लिए आसान करता हूं। ये बी में डिस्क्वालीफाई था, ये बी में डिस्क्वालीफाई था, ये सी में डिस्क्वालीफाई था, ठीक है। इतना बारीकी पढ़ रहे अपन। अब ये क्या बोल रहा है कि वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिस फर्म का नाम है PQR एंड कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज PQR इज अ प्रपोज ऑडिटर। वायरस वायरस सर, वाई डिस्क्वालीफाई, वाई जहां जहां सब डिस्क्वालीफाई, ठीक है। No PQR and company cannot be appointed as auditor of A Limited. Mr. Y, who is the partner of PQR and company, is personally disqualified under 141(3)(c as he is partner of Mr. X, who is officer of A Limited. माशाल्लाह। एक और क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद है, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन, फिर आंसर नहीं है, हमको पता है ऑलरेडी, हमको लॉजिक ढूंढना है सर, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए। कंपनी ए लिमिटेड, ओके, आगे। मिस्टर एक्स इज अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, इसका एक डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, ओके। मिस्टर बी इज एन एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर एक्स, इसका एक एम्प्लॉय है नाम मिस्टर बी, ओके। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बी इसका ऑडिट कर सकता है, इज द क्वेश्चन। हम वापस ऊपर जाते हैं सर, ऊपर क्या जाना, अपन खुद ही लिख लेते हैं ना, लॉ तो हमको आता ही है, 141(3)(c पढ़ रहे अपन। सर क्या लिखा था वहां पे, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय। ये कौन से केस में जाएगा सर, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मैं हिंट दे देता हूं आपको, B+C, बाकी आप ट्राई करो। मैं बोल रहा हूं अब, एक्सपेक्टिंग आपने आंसर ढूंढ लिया होगा अब तक। सर एम्प्लॉय है ऑफिसर का, ये रहा सर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर। तो हमने आपको सिखा दिया A+C वाला केस, हमने आपको सिखा दिया B+C वाला केस, ठीक है, वेरी सिंपल। मेरा आंसर, नो बीइंग एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर एक्स हु इज ऑफिसर ऑफ ए लिमिटेड मिस्टर बी इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141(3)(c। तो जो भयंकर लग रहा था सेक्शन, वो भयंकर नहीं है, मैंने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ इट शुड बी इजी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय, एंड ऑफिसर एम्प्लॉय एनीवे क्लॉज नंबर बी था, तो अगर बी आता है तो सी ऑटोमेटिकली आता है, आगे से ऐड करना है पार्टनर और एम्प्लॉय, ओके। आगे भयंकर सेक्शन डी, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है ये सब डी का ही लिखा हुआ है सर, ठीक है। एवरीथिंग इज यहां तक डी, सब कुछ। यहां पे आते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। 141 के अंदर 3 के अंदर डी के अंदर 3 सब क्लॉसेज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। 1 में दिमाग है, 2 इज ओके, 3 इज बकवास, इजी। हम 1 की बात करें, ठीक है, वापस सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 1, हम इतना डीप में पढ़ेंगे। सर क्या बोलता है पॉइंट, सर ऑडिटर खुद मतलब पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं कर सकता कंपनी के अंदर, उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी के अंदर, उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी के अंदर, उस कंपनी की सब्सिडरी के अंदर, या उस कंपनी की होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी के अंदर। मां कसम क्या बोला सर,
दिखा देते यहाँ पे याद करने के लिए, हम ट्राई करेंगे क्लास में याद कर लें सब कुछ। यहाँ पे लिखा पीआरपी, यहाँ पे लिखा छास। पीआरपी मतलब पर्सन रिलेटिव पार्टनर, पर्सन मतलब मैं खुद, मैं या मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर एक भी रुपए का शेयर सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता कंपनी के अंदर, होल्डिंग कंपनी के अंदर, एसोसिएट कंपनी के अंदर, सब्सिडरी कंपनी के अंदर या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग के अंदर। ऑब्वियसली लास्ट बार समझ में नहीं आया, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग ये वाला पॉइंट समझ में ऑब्वियसली नहीं आया। हम समझाते हैं आपको, ए है, ए के नीचे बी है और ए के नीचे सी है, हम बी हैं, बी हम बी हैं, दिस इज अस, मेरी होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरी, तो सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग छास, ठीक है। एक बार मैं हो सकता है लिखता हूं पर फिर भी, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। एक भी रुपए का शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते, सिक्योरिटी में सब कुछ आ गया। सर ऐसा क्यों? यार एक बात समझ, मैं कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मुझे पता पड़ता है कि कंपनी के आगे फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी बहुत एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करने वाला है, ठीक है। जैसे मैं रिलायंस का ऑडिट करने गया, मुझे पता पड़ा कि सर रिलायंस सबवे खरीदने वाला है, रिलायंस पिज़्ज़ा हट खरीदने वाला है, रिलायंस हेमलीज खरीदने वाला है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है रिलायंस के ग्रोथ के लिए। अभी तक ये पब्लिक नहीं हुआ न्यूज़, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर बात चल रही है सिर्फ, मुझे बात पता पड़ गया बिकॉज मैं एज अ सीए ऑब्वियसली सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के साथ उठता बैठता हूँ रोज जब मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे बात पता चलेगी, मैं क्या करूंगा सर, जितनी मेरी औकात होगी उतने मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद लूंगा। सर फिर क्या होगा? फिर यही न्यूज़ जो मुझे पता थी ये पब्लिक को पता चलेगी न्यूज़पेपर के अंदर, और फिर लोग भी शेयर खरीदना शुरू करेंगे बीइंग बुलिश ऑन रिलायंस, एंड शेयर का भाव बढ़ेगा। और मैं क्या करूंगा, जो मैंने शेयर्स खरीदे थे उनको बेच दूंगा और जो डिफरेंस है वो मैं कमा लूंगा। सर इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। 35 करोड़ का फाइन है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज समथिंग विच इज नॉट permitted by law, it is prohibited by law because it is a price sensitive information जिसका यूज करके आप पर्सनल गेन कर रहे हो। देख, ये इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक के पास होती तो इट वाज ओके, पर ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके पास है और पब्लिक के पास नहीं है और आप उसका फायदा उठा रहे हो, इट इज नॉट ओके। तो लॉ मेकर ने क्लियर कट मना कर दिया कि सर आप, आपका रिलेटिव, आपका पार्टनर 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं कर सकते जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसमें, उसकी होल्डिंग में, उसकी एसोसिएट में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी दूसरी सब्सिडरी में, ठीक है सर। अब लॉजिकली सोचना, अगर मेरा रिलायंस के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा है एंड सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर्स थे, मैंने सारे बेच दिए जिससे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए। मुझे पता पड़ा कि मेरी बहन के पास रिलायंस के शेयर्स हैं। अब अगर उसके पास शेयर्स हैं तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने क्या बोला, रिलेटिव कवर कर, रिलेटिव ये भी कवर करा आपने कि सर आप भी नहीं कर सकते, आपका पार्टनर भी नहीं कर सकता, आपका रिलेटिव भी नहीं कर सकता। अब मैं मेरी बहन को फोन करूंगा कि ब्रो तू तेरे शेयर्स प्लीज बेच दे रिलायंस वाले, जिससे मेरा रिलायंस के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाए। प्रैक्टिकली सोचोगे तो मेरी बहन मना कर देगी। वो अपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है, मैं अपना वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं। हो सकता है उसने शेयर्स महंगे खरीदे हो, अभी भाव नीचे चल रहा हो, तो वाई वुड शी सेल? लॉ मेकर ने इस बात को समझा एंड ही केम आउट विद अ सॉल्यूशन, एन एक्सेप्शन। क्या रिलेटिव होल्ड कर सकता है, पर एक लिमिट दिया, विच इज 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू। रिलेटिव कैन होल्ड अप टू फेस वैल्यू रुपीज 1 लाख। अब देख के आपको ऐसा लग रहा होगा सर कितना छोटा फिगर है ये, तो सर छोटा नहीं है सर, औकात के बाहर है फिगर, टू बी ऑनेस्ट। एमआरएफ की बात करते हैं। एमआरएफ का फेस वैल्यू इज रुपीज 10। एमआरएफ का मार्केट प्राइस पर शेयर इज रुपीज 1.5 lakhs। हम जो ये रुपीज 1 लाख निकाल रहे हैं ना, ये फेस वैल्यू का निकाल रहे हैं। मतलब मेरी बहन 10,000 एमआरएफ के शेयर्स होल्ड कर सकती है, जितनी उसकी क्या मेरे पूरे खानदान की औकात नहीं है। मतलब ये फिगर बहुत बड़ा है, क्योंकि हम फेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एंड नॉट मार्केट प्राइस। तो अप टू फेस वैल्यू रुपीज 1 लाख रिलेटिव होल्ड कर सकता है। सर मैं कुछ नहीं, सर मेरा पार्टनर कुछ नहीं, एक्सेप्शन सिर्फ रिलेटिव के लिए है कि ही कैन होल्ड सिक्योरिटीज अप टू फेस वैल्यू रुपीज 1 लाख, ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए सर, रिलेटिव तो कितना एम्बिग्यूअस वर्ड है। रिलेटिव के अंदर तो मेरे बहन के पति के बेटे की बीवी रिलेटिव है कि नहीं? हम तो बोलेंगे रिलेटिव नहीं है, ऑब्वियसली हम तो यही बोलेंगे। तो लॉ मेकर ने आपको रिलेटिव डिफाइन करके दिया। सेक्शन सर, रिलेटिव साथ साथ रहते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स साथ साथ रहते हैं। इससे मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं 77 क्लॉज 77 के अंदर डिफाइंड है रिलेटिव का मतलब एज पर कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स अलग है, एज पर कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 77 के अंदर रिलेटिव डिफाइंड है। सर क्या लिखा है उसके अंदर? हमारे रिलेटिव कौन कौन है एज पर कंपनीज एक्ट। अगर मैं खुद को सेंटर में इमेजिन करूं तो मेरे ऊपर वाले मदर फादर, मेरे साथ वाले स्पाउस ब्रदर सिस्टर, मेरे नीचे वाले सन डॉटर। सन है तो सन की वाइफ, डॉटर है तो डॉटर का हस्बैंड, ठीक है। और ये सारे के सारे सौतेले भी चलेंगे सिवा डॉटर के। मतलब रिलेटिव में आया फादर स्टेप फादर, मदर स्टेप मदर, स्पाउस वो स्टेप नहीं हो गया स्पाउस, सिस्टर स्टेप सिस्टर, ब्रदर स्टेप ब्रदर, नीचे सन स्टेप सन, सन की वाइफ, डॉटर स्टेप नहीं सिर्फ डॉटर, और डॉटर का हस्बैंड। इसके अलावा एक और है मेंबर्स ऑफ HUF, बस इसको ही रिलेटिव बोलते हैं। तो जो 1 लाख की लिमिट दी है ना वो इनके लिए है। तो जो यहां पे कवर्ड नहीं है, सर क्या कवर्ड नहीं है? लेट्स से मेरा एग्जांपल लेता हूं, ब्रदर इन लॉ कवर्ड नहीं है। सपोज मेरी वाइफ है और उसका कोई भाई है, ब्रदर इन लॉ, वो कवर्ड नहीं है। अब वो कितने भी शेयर होल्ड कर रहे हैं डजंट मैटर, लिमिट 1 लाख फेस वैल्यू सिर्फ रिलेटिव के लिए है, ठीक है। ये रहा जो मैंने आपको पढ़ाया। पिक्चर राइज करोगे इसको दिमाग में तो एक बार में याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मेरे ऊपर वाले, मेरे बाजू वाले और मेरे नीचे वाले सारे सौतेले सिवा डॉटर के। सन है तो उसकी बीवी, डॉटर है तो उसका हस्बैंड, एंड मेंबर्स ऑफ HUF, ठीक है सर। ना सपोज एक सिनेरियो ऐसा होता है कि सर मेरा कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ, मेरा कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ, उस टाइम पे मेरे पास एक भी शेयर नहीं था और मेरी बहन के पास जो डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में आती है उसके पास 90,000 फेस वैल्यू के शेयर्स थे। तो मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा बिकॉज मैं भी लिमिट के अंदर हूं, एक भी शेयर नहीं है, और ये भी लिमिट के अंदर है, 1 लाख से ऊपर शेयर नहीं है फेस वैल्यू। मेरा अपॉइंटमेंट हो गया एज ऑडिटर ऑफ रिलायंस। मेरे अपॉइंटमेंट होने के बाद शी हैपेंस टू एक्वायर 15,000 फेस वैल्यू वर्थ ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस। मतलब टोटल हो चुका है सर अब 1,05,000, लिमिट थी 1 लाख। तो सर अब तो अपॉइंटमेंट हो गया ना, अब तो ठीक है ना। लॉ में क्या बोलता है? नहीं, आपको ये 1 लाख फेस वैल्यू की लिमिट रिलेटिव के लिए मेंटेन करनी है थ्रू आउट। तो अगर लिमिट से ऊपर चला जाता है, ठीक है, हम आपको देते हैं 60 डेज, 7 दिन अपनी बहन को मनाने के लिए कि वापस से इसको 1 लाख की लिमिट के अंदर लेकर आ जाए। अगर वो 60 डेज के अंदर लिमिट में लेकर आ जाती है, आप कंटिन्यू कर सकते हो एज एन ऑडिटर। अगर वो नहीं लेकर आती है, हम आपको लात मार के निकाल देंगे। सो सिंपल। तो 1 लाख की लिमिट मेंटेन करनी है रिलेटिव को थ्रू आउट जब तक मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूं। और अगर बढ़ता है रिलेटिव का वो 1 लाख फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट होता है तो 60 डेज का करेक्टिव विंडो मिलता है आपको उस लिमिट को वापस 1 लाख में लाने के लिए। ये हमने यहां पर लिखा था, ये देखो। आप सी अपॉइंट हो चुके, उसके बाद लिमिट बढ़ी, 1 लाख फेस वैल्यू के ऊपर गया, तो करेक्टिव एक्शन लेना है 60 डेज के अंदर। पर ये कब? अपॉइंटमेंट के बाद की बात है। सर अपॉइंटमेंट के पहले अगर लिमिट ज्यादा है, अरे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। ये अपॉइंटमेंट के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस पे आते हैं सर। आई थिंक 8 क्वेश्चंस है, 8 या 9 क्वेश्चंस है शायद, पता नहीं, देखते हैं। ये रहे, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। 141 का 3 का D का 1, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ सच पर्सन और इज पार्टनर और इज रिलेटिव, ठीक है, PRP, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी
or subsidiary of such holding company, मेरी holding की दूसरी subsidiary मतलब co subsidiary, provided that exception, provided that relative may hold security or interest in the company of face value not exceeding 1 lakh, 1 लाख तक चलेगा. Provided further that if a relative acquires any security exceeding 1 lakh, auditor shall take corrective action within 60 days of such acquisition so as to maintain the limit of 1 lakh. हर एक चीज मैंने आपको पढ़ा दी. नीचे clarifications. The value of shares of rupees 1 lakh that can be held by relative is face value, not market value. The limit of 1 lakh would be applicable where the securities are held by the relative of an auditor and not where the securities are held by auditor himself or his partner. वो तो 1 रुपए का भी होल्ड नहीं कर सकते. Okay. Questions बहुत सारे हैं, हमने क्लास में सारे कर लिए, अपन को भी सारे करने के हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. 9 केस है सर. पहले केस बात है. मिस्टर एक्स इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू 99,000. मिस्टर एक्स कौन है सर? ऊपर लिखा हुआ है प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर. हमने पढ़ा है सर, आप तो 1 रुपए का शेयर भी होल्ड नहीं कर सकते, 1 रुपए का भी नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाई. तो 99,000 क्यों लिखा सर? कंफ्यूज करने के लिए, 1 लाख में कंफ्यूज करने के लिए. अरे वो 1 लाख तो फेस वैल्यू तो रिलेटिव के लिए था, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, डिस्क्वालीफाई. सेक्शन याद आना चाहिए 141(3)(d)(1. ठीक है, नीचे Mr. X is holding equity shares of B Limited having face value 99,000. B Limited is or holding or associate of A Limited. नहीं सर, हमने पढ़ा था छास, तो मैं 1 रुपए का भी होल्ड नहीं कर सकता छास के अंदर. जिस कंपनी में जा रहा हूं उसमें भी नहीं, उसकी होल्डिंग में भी नहीं, उसके एसोसिएट में भी नहीं, उसकी सब्सिडी में नहीं, को सब्सिडी में भी नहीं. ओके. मिस्टर वाई पार्टनर ऑफ मिस्टर एक्स होल्डिंग इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू नहीं, मैं 1 रुपए का भी नहीं, मेरा पार्टनर 1 रुपए का भी नहीं. रिलेटिव कर सकता है, एक्सेप्शन से उसके लिए. ओके. नहीं. 4 सेम ही है, बस अब पार्टनर कर रहा है छास के अंदर, तो नहीं कर सकता ना. PRP था और छास था, तो पार्टनर उस कंपनी में भी नहीं कर सकता और पार्टनर छास में भी नहीं कर सकता. इजी पीजी. 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ मिस्टर एक्स, मतलब मिस्टर एक्स की बहन और उसका पति होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी 2 लाख. पहला पॉइंट दिमाग में क्या आया सर क्वेश्चन पढ़ के कि रिलेटिव 1 लाख तक कर सकता है, ये 2 लाख है तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए. आंसर इज रॉन्ग. सर क्यों? 2 क्लॉज 77 के अंदर सिस्टर का हस्बैंड रिलेटिव नहीं होता. सिस्टर रिलेटिव होती है, सिस्टर का हस्बैंड नहीं होता. अरे वो तो कितना भी करे ना, मेरे काका का क्या जा रहा है. रिलेटिव के लिए लिमिट है 1 लाख फेस वैल्यू, ये तो रिलेटिव है ही नहीं, ये तो कुछ भी कर सकता है यार. तो मतलब भले लिमिट ज्यादा है फिर भी मैं क्वालिफाइड, क्यों? क्योंकि रिलेटिव ही नहीं है. अच्छा केस. 6th फादर ऑफ मिस्टर एक्स रिलेटिव है सर, फादर बाप रिलेटिव है, सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं, फेस वैल्यू 60,000, मार्केट वैल्यू 1,20,000, 1 लाख से ऊपर हो गया सर. भाई फेस वैल्यू देखने का, फेस वैल्यू 1 लाख के नीचे है, क्वालिफाइड. 7 फादर और 1,01,000 नहीं चलेगा, 1 लाख के ऊपर हो गया और फादर रिलेटिव भी है, नॉट ओके. उनको बोलना पड़ेगा 1,000 के शेयर्स फेस वैल्यू के वो बेचें, तो आई कैन कंटिन्यू 60 दिन के अंदर. लिमिट बढ़ी वहां से 60 दिन. 8 फादर एंड मदर होल्ड कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ ए लिमिटेड, जिसका मैं ऑडिटर अपॉइंट होने वाला हूं, 60,000 ईच. हमें लिमिट देखना है पर रिलेटिव. मिला के 1,20,000 हो रहा है, बट वी हैपन टू सी इट एज पर रिलेटिव, चलेगा विद इन लिमिट्स. लास्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है. कंपनी ए लिमिटेड ऑडिटर अपॉइंटेड मिस्टर एक्स CA+COP. एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसका बाप होल्ड कर रहा है 2 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स. भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा, वो आगे जो लाइन लिख रहा है वो कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है. मिस्टर एक्स टेक्स करेक्टिव एक्शन विद इन 60 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड नाउ द लिमिट ब्ला ब्ला ब्ला. अरे भाई अपॉइंटमेंट के वक्त अगर लिमिट में नहीं है तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा. 60 दिन की बात तो आती है अपॉइंटमेंट के बाद, ये तो पहले ही है, डिस्क्वालीफाई. देख, अपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स एज ऑडिटर ऑफ ए लिमिटेड इज इनवैलिड एज द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हिज फादर इज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. ग्रेस पीरियड इज फॉर आफ्टर अपॉइंटमेंट. रिलेटिव क्या होता है पढ़ चुके ऑलरेडी, टाइम वेस्ट नहीं करें उसके अंदर. सिक्योरिटीज वहां पे लिखा था ना, सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट. तो सिक्योरिटीज मतलब क्या लिखा हुआ है पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी, सब कुछ आ गया, बॉन्ड डिबेंचर शेयर सब कुछ आ गया इसके अंदर. ठीक है, फिर DK2 के ऊपर आते हैं.
डी का 2 वापस से वही सर, PRP छास, वही जो हमने पढ़ा अभी, सेम, PRP एंड छास रिमेन्स द सेम, द ओनली डिफरेंस इज सर यहां पे आ जाएगा लिखा हुआ इनडेटनेस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 141 का 3 का डी का 2, हम ये पढ़ रहे हैं 2, और यहां पे आ जाएगा इनडेटनेस मोर देन ₹5 लाख। तो 5 लाख तक इज ओके, 5 लाख के ऊपर इज नॉट ओके, बस इतना सही है। A person shall not be qualified for appointment as auditor of the company if such person or his partner is related, PRP वही रहा, is indebted to छास in excess of 5 लाख। तो पहले क्वेश्चन आएगा 5 लाख में क्या करने का सर, चलेगा? देख, proposed Mr. X, X is indebted 5 लाख, can Mr. X be appointed? The answer is dot 5 लाख is okay, 5 लाख के ऊपर इज नॉट ओके, 5 लाख तक तो ओके है ना यार। देख, yes as his indebtedness is not exceeding 5 lakh, disqualification 141(3)(d)(2) will not attract। सेकेंड, आपका आंसर क्या होता अगर इंडेटनेस 5 लाख 1,000 होता? तो आंसर होता डिस्क्वालीफाई अंडर 141(3)(d)(2) बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन है 5 लाख के ऊपर एंड 5 लाख 1,000 इज 5 लाख के ऊपर। दो क्वेश्चन और, 3, कंपनी ए लिमिटेड, ऑडिटर प्रपोज मिस्टर एक्स, आफ्टर अपॉइंटमेंट मिस्टर एक्स परचेज गुड्स ऑफ 6 lakhs ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए लिमिटेड नॉर्मल सेलिंग। अरे तो नॉर्मल सेलिंग पे खरीदे कि एबनॉर्मल पे खरीदे भाई? 5 लाख के ऊपर मतलब बात खत्म, 5 लाख के ऊपर इंडेटनेस नहीं जाना चाहिए, गया डिस्क्वालीफाई। सेक्शन बिना देखे 141(3)(d)(2, ये हमने पढ़ा नहीं अब तक, तो इसका डिस्कशन नहीं कर, आज करने वाले हैं अभी, ये हमने पढ़ा नहीं अब तक, ठीक है, तो इसका डिस्कशन नहीं कर रहे अभी। 4, कंपनी ए लिमिटेड, proposed auditor Mr. X C plus COP, X is indebted to A limited for 6 लाख, but when he came to know that he might be appointed, 1 लाख पे कर दिया अपॉइंटमेंट के पहले। तो अपॉइंट हो सकता हो ना सर, विद इन लिमिट्स हो गया, 5 लाख तक चलेगा, विद इन लिमिट्स हो गया, अपॉइंटमेंट के पहले ही मैंने डेट 5 लाख में लिमिट में लेकर आ गया, चलेगा सर। D3 तो कुछ काम का है ही नहीं सर, अगर मैंने आई थिंक ड्राइंग करा मैंने इसको ऑलरेडी, उसमें ओपन दिखाता हूं आपको, ईजी रहेगा, मिल जाओ। अपने जीबी कर लिया, अच्छा ये बोरी वाली के नोट्स हैं, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सर। डी का 3 लास्ट 141(3)(d)(3, पीआरपी सेम, छास सेम, यहां पे आ गया बस गारंटी सिक्योरिटी। ए क्या था? डी का 141(3)(d)(1 वो क्या था सर? मैं शेयर सिक्योरिटी की बात कर रहा था। डी के 2 में क्या बात करते सर? इनडेटनेस 5 लाख के ऊपर। यहां क्या बात कर रहे हैं? हमने किसी के लिए गारंटी दी है 1 लाख के ऊपर। लिखा हमने एग्जांपल कि सर टाटा कैपिटल ने लोन दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए लोन रीपे कर देगा, इसकी गारंटी मैंने दी टाटा कैपिटल को, ठीक है। ड्रॉ करता हूं आपके लिए वापस, दिस इज नंबर 1। टाटा कैपिटल ने लोन दिया 5 लाख का मिस्टर ए को, मिस्टर ए लोन पे कर देगा, इसका मैंने गारंटी दिया टाटा कैपिटल को, मैं डिस्क्वालीफाइड। क्यों सर? लिमिट इज मोर देन 1 लाख, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो आप। तो अगर मैं किसी और के लिए, किसी कंपनी को, ठीक है, झांसी आगे वैसे पूरा का पूरा, उसको अगर श्योरिटी देता हूं किसी और थर्ड पार्टी के लिए, और वो 1 लाख से ज्यादा की श्योरिटी है, मैं डिस्क्वालीफाई। तो समझ कैसे सकते हैं इसको सर? खुद का उधारी 5 लाख तक चलेगा, 5 लाख के ऊपर डिस्क्वालीफाई। किसी और का उधारी 1 लाख तक चलेगा, 1 लाख के ऊपर डिस्क्वालीफाई। कितना सिंपल है। तो ये किसी और का उधारी है, ठीक है, जिसको मैंने पे करने का वादा करा, अगर उसने पे नहीं करा तो डिस्क्वालीफाई। दिस इज 141(3)(d)(3। यहां तक हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर। ये रहा सारा का सारा। नोट्स आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे, किसी भी बच्चे से मिल जाएंगे, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये उसका समरी है, आप देख लो एक बार, एंड मैं लेक्चर को बंद करेगा और यहीं से अपन आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब तक जो भी पढ़ा हमने फटाफट में सब कुछ कवर कर लिया। तो नोट्स कहीं से कॉपी कर लेना, और डाउट है तो ऑब्वियसली मुझसे क्लास में पूछना है ना, ये लेक्चर देखने के बाद। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो इससे कनेक्टेड नहीं है, सो इट शुड बी फाइन, ठीक है। चलो वी आर डन।